अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो आज हम आए हुए हैं उसामा भाई के पास, जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और अगर इस कैटेगरी में देखा जाए तो ये मेरे उस्ताद भी लगते हैं। और आज हम इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे और आज की हमारी वीडियो होगी मेडिसिन के मुतल्लिक और डाइट के मुतल्लिक, डॉग्स के बारे में कि उनको गर्मियों में क्या देना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है भैया? ठीक ठाक जी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसामा भाई शॉर्टली, क्योंकि व्यूअर्स हमारे जो हैं उनके पास बड़ा कम टाइम होता है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइएगा, जो कि हमारे पाकिस्तान में टेम्परेचर काफ़ी हाई है गर्मियों में, तो गर्मियों में क्या डाइट देनी चाहिए अडल्ट को? यार दैट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उनको चीज़ किस किस्म में, आपका माहौल किस तरह का है इस टाइम पे। मतलब ये देखें कि आपकी गर्मी बहुत ज़्यादा हुई, जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। जी जी। तो बेसिकली लोग रखते हैं इनको ज़्यादातर कूलर वगैरह लगा के, और जो जिनके बजट बहुत हाई हैं तो फिर एसी भी रखते हैं। जी जी। तो हमारे जैसे बंदे जो से मैं कहता हूँ नॉर्मल ब्रीडर जिनकी मैं बात करूँ, तो हम तो एसी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम तो क्या करेंगे, हम लोग कूलर लगा लेंगे। जी जी। और आ जाती है बात, अब सेकेंडली आप पूछ रहे हो डाइट का, तो यार गर्मियों में डाइट ज़्यादातर ये होता है कि आप इनको जितनी ठंडी चीज़ें दे सकते हैं मच बेटर। लोग कर रहे हैं मुख्तलिफ सबके आइडियाज़ हैं कि यार हम ये चीज़ दे लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं इनको ट्राई करता हूँ कि यार एक सिंगल सुबह सुबह का आपका टाइम होता है ना, उसमें आप इनको एक कच्ची लस्सी जिसको हम बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। घरों में तो हम रूटीन में हमारी वालदा वगैरह आपको पता होगा Exactly, लस्सी का, तो दूध के साथ बनाते हैं। दूध के साथ वो करते जी, हैं। जी। और उसके साथ अगर आप ऐड कर दे ग्लूकोज, जी जो कि आम नॉर्मल अगर बंदा आप मेडिकल स्टोर से नहीं उसको परचेज कर सकते, तो आपको खुली ग्लूकोज मिल जाती है मार्केट में, सिंपल अवेलेबल है वो तो आप वो भी दे सकते हैं। और खाने की अगर बात करें तो यार गर्मी बहुत होती है, हम जो उनसे फीड अगर डॉग फूड दे रहे हैं तो वो ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। एग्जैक्टली ऐसी। तो रॉयल कैनन की बात कर लें, की बात कर लें, ये दो कुछ चीज़ें ऐसी जो मतलब मेरे हैं, बाकी डॉग फूड्स की मैं नाम नहीं ले रहा इस टाइम पे क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। लेकिन अगर हम रॉयल कैनन की बात करें तो रॉयल कैनन ऑलरेडी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और अगर आपके पास जो सी ब्रीड है जीएसटी में, अगर वो लॉन्ग कोट में है तो वो आपको पता है कि उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक कोट। जी जी ऐसी है बिल्कुल। तो हम ये कर सकते हैं कि यार इनको एक टाइम खाना दे दें। आप इसको चिकन चावल दे रहे हो जी जी, और सुबह के टाइम तो मेरे पास यही डाइट है इस टाइम पे। पपीज़ के लिए फिर आपको पता फर्दर फिर प्लान होता है एक अलग से, वो फिर करना पड़ता है, बट अडल्ट में यही है इस टाइम पे बेहतर। और पपीज को क्या देना चाहिए पैदा में, अगर वो 30 दिन के हो जाएं उसके बाद? या 30 से अबव हो तो जो बंदा डॉग फूड मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता, रॉयल कैनन आपको पता है इस टाइम पे मार्केट में प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और 4 kg आई थिंक सो के 13,000 बिल्कुल ऐसी है, 13-14 हज़ार रुपये 13-14 हज़ार रुपये का चल रहा है जी। तो आप उसको ये कर सकते हैं कि यार आप उसको कीमा ऐसी, जो अगर पपीज़ को आप दे रहे हैं जो मतलब 35 डेज के, आपको पता है सेल्फ फीड भी आ जाता है, बिल्कुल ऐसी। तो आप उनको कीमा दे सकते हैं, चावल उनके साथ थोड़े से मिक्स करके। और मतलब वो हार्डली खाना ना बनाओ, वो खाना ऐसा होगा जिसका मतलब हम कि यार थोड़ा सा जो है ना नॉर्मल, वो सख्त हार्ड में कीमा भी बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और ना ही चावल भी बहुत मतलब नरम हो, कि बच्चे उन्होंने खाना है बॉईल करके देना चाहिए। बॉईल करके उनको वो देना है, बच्चों के लिए तो बेहतर किया है, जी, जो जी। बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता डॉग फूड, बट मच बेटर के रॉयल के जी बेहतर। अच्छा, तो सेकेंडली समय भी मुझे ये बताइएगा कि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं, जो हमारे शौकीन हज़रात हैं उनके साथ भी शायद ये मसला होता होगा कि टिक्स बढ़ जाते हैं गर्मियों में, जिसे हम पंजाबी में चिचड़ कहते हैं। आई थिंक सो चिचड़, हाँ चिचड़ कहते हैं। तो उसका थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि वो कैसे पड़ते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? यार बेसिकली टिक्स तो आपके डॉग्स को जब आप रूटीन की एक वॉक करवाते हैं ना, तो एक तो आप पहले ये डिपेंड करता है कि आपने डॉग्स कच्ची जगह पे रखे हैं या पक्की जगह पे रखे हुए हैं। तो अगर आप उनके कच्ची जगह पे भी रख लेंगे, ये होता है कि वहाँ पे भी अगर आपकी गंदी नहीं है जगह तो फिर तो टिक्स आपके नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप एक डेली रूटीन की एक वॉक करवाते हैं, जैसे आप भी करवा रहे होंगे, मैं भी करवाता हूँ, जी जी। तो जो आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं आपको पता है ये कहीं ना कहीं से मूव तो करते हैं, गली से निकल के चले गए, कहीं ना कहीं मूव किया इन्होंने। तो उस टाइम पे ये होगा कि उनके जो उनसे बॉडी पे लगे हुए टिक्स, वो कोई एक आधा उतरा, आपका डॉग वहाँ से उसने मूव किया, ये गुजरा वहाँ से, वो उसके बॉडी के साथ लगा और आपके साथ घर आ गया वो। तो होना ये चाहिए कि एक तो हम लोग डेली रूटीन में उनको वैसे जो एक चेकअप है उनका चेक करते रहे, उनकी बॉडी पे कोई चीज़ ऐसी कोई एक तो ज़ख्म वगैरह कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें डेली रूटीन में अपने डॉग को बिल्कुल प्रॉपरली, लॉन्ग कोट को तो प्रॉपरली चेक करना चाहिए आपको कि जी क्या है, कैसी कंडीशन है उसकी। तो
उसमें ये करना चाहिए कि आपको मैं दो चीज़ें बता देता हूँ। एक सेगावन एक पाउडर आता जी, है, जी। साशे में होगा वो, हाँ हाँ एक आप ये भी ले सकते हैं। फिर दूसरा एक पाउडर है टारगेट टिक्स हाँ। पाउडर है वो भी। जी जी ये दोनों चीज़ें बेटर हैं एक लो बजट के हिसाब से। अगर आप कहते हैं कि लो बजट है, इससे आप लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो आप वेट के थ्रू भी ले सकते हैं। और इससे पहले पहले आप ये कर लें कि जब आपको टिक्स हो गए तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप किसी भी अच्छे वेट से या आप खुद अगर उसको लगा सकते हैं, एक इंजेक्शन मिलता है एवरमेक्टिन का। जी जी एवरमेक्टिन एवरमेक्टिन का, ठीक है। वो आपने उसकी स्किन में लगाना है, ठीक है, ना कि गोश्त में नहीं लगाना, आपने उसके स्किन में उसका इंजेक्शन लगाना है। और उसके बाद आपने ये करना है कि इसको नहलाना है आपने अपने डॉग को ना, उसको डेली कम से कम, टिक्स वाले डॉग को तो आप डेली नहलाएं 3 से 4 दिन में, इंग्लिश एंटीलाइज शैम्पू या डॉक्टर शैम्पू से कर लें। जी बेहतर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके बजट में होंगी। जो भी इंसान हमारे जैसे ब्रीडर जितने भी हैं, जैसे आपने रखे होंगे या मैंने रखे, तो हम चाहते हैं कि यार हम एक ह्यूज लेवल का नहीं कर सकते, हम एक लो बजट में चलना चाहिए। तो एक सेगावन मैंने आपको बताया वाटर, और दूसरा आपको मैंने टारगेट वाटर बताया। जी बेहतर। ये टिक्स के लिए मच बेटर है। आपने अच्छा ये कर लिया, आपने इनको इस शैम्पू, 2 शैम्पू जो मैंने आपको बताया इनसे नहला लिया। उसके बाद आपने गीले जिस्म के ऊपर एक 1.5 लीटर की बोतल लेके पानी डालना है 1.5 लीटर उसके अंदर अगर आपने सेगामोन लिया है तो वो पूरा साशा आपने उसके अंदर आपने इंक्लूड कर देना है, ताकि उसको अच्छे तरीके से हिला के उसके गीले जिस्म के ऊपर ही आपने पूरा शावर करके हाथ से वो कर देना, ताकि, और ये प्रोसेस आपने 3 दिन तक मुसलसल करना है। जी बेहतर। और डायरेक्ट टिक निकालने की ट्राई नहीं है आपने करनी, उससे आपको पता है कि एक टिक फीवर हो जाता है डॉग को, और वो फिर आपके लिए फिर लंबी चौड़ी कहानी बन जाएगी, आपको वेट के पास जाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, तो वो काम नहीं करना है आपने। प्रोसेस यही है कि जैसे मर जाते हैं टिक्स आपने खुद फिर बाद में उतारना। जी बेहतर। बस ये चीज़ है। ठीक है। तो उसामा भी इसके बाद मुझे ये बताइएगा, जो हमारे नए शौकीन हजरात हैं जिन्होंने न्यू ये सेटअप स्टार्ट किया है, ये जो कैटेगरी में जो स्टार्टिंग में है, उनको ये बताइएगा कि स्टॉक कॉट्स और लॉन्ग कोट में क्या डिफरेंस है, और इन दोनों को जो है वो कैसे अलग-अलग रखना चाहिए, या दोनों मतलब कंबाइन भी चल जाते हैं? यार एज कम्पेयर टू स्टॉक कोट या लॉन्ग कोट, दोनों की बात अगर भी की जाए तो है तो दोनों जर्मन शेफर्ड ही। जी बिल्कुल ऐसे। ये तो कोई वो चीज़ नहीं कि वो एक अलग ब्रीड है और ये अलग ब्रीड है, ऐसा नहीं है। लेकिन इनको रखा कैसे जाए, अब आपको पता है कि जितनी गर्मी है उसमें स्टॉक कोट को इतना मतलब हम कह सकते हैं कि यार थोड़ा बहुत मौसम में कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन लॉन्ग कोट नहीं सर्वाइव करता। अगर तो आपका सेटअप, ये सेटअप पे डिपेंड करता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपका सेटअप बिल्कुल, आप कहते हैं कि आपने छत पे रखे हुए हैं सारे जानवर वगैरह, अपने सारे डॉग्स वगैरह आपकी छत पे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे गर्मी, धूप की तपिश वगैरह ये बहुत ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली। और इसको हाँ इकट्ठे रखने में कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पोर्शन इतने 4x4 का पोर्शन होगा, वो एक डॉग के लिए आई थिंक सो 4x4 का केज लगाना चाहिए आपको, और उसमें स्टॉक कोट अलग है, लॉन्ग कोट अलग है, तो वो सेपरेट ही रखने चाहिए, क्योंकि ये इकट्ठे नहीं रखे जा सकते। और इकट्ठे अगर किसी की मजबूरी है कि भाई वो उसको इकट्ठे रखना चाह रहा है तो बस ठीक है, उसको एक बांध के रख लें, लेकिन इकट्ठे रह सकते हैं, नो इशू, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको कूलर लगाना है लाजमी, चाहे वो स्टॉक कोट है या लॉन्ग कोट है। यार सख्त गर्मी हुई है इस टाइम पे, तो कूलर तो आपको लगाना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई हाल नहीं। मतलब कूलर इज द बेस्ट इन समर। और अगर आप एसी अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत कम असरात करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। बड़े ब्रीडर कर रहे होंगे जी जी। लेकिन हम खुद जो है, मैं खुद कूलर लगाए हुए मैंने, और कूलर मच बेटर गर्मी। हाँ पर्सनली मैंने भी कूलर लगाया, मेरा भी कूलर जो होता है। अच्छा, इसके बाद मुझे काइंडली ये बताइएगा कि पेडिग्रीड एंड नॉन पेडिग्रीड जो डॉग्स हैं, जो शौकीन हज़रात हैं स्टार्टिंग जो कर रहे हैं ना, उनको इस चीज़ का नहीं पता। वो कहते हैं ये जो जर्मन शेफर्ड 50,000 रुपये का, वो 1.5 लाख रुपये का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेडिग्री एंड नॉन पेडिग्री? अच्छा यार, पेडिग्री या नॉन पेडिग्री जी, आपके पास भी अभी डॉग्स हैं जी ठीक है, यू हैव हस्कीज, आपने हस्कीज रखे हुए हैं, उसके अलावा आपके पास जीएसटी भी है, स्टॉक कोट है, लॉन्ग कोट आपके पास बड़े अच्छे फीमेल है। जी जी। तो मेरे पास इस टाइम पे मैं सिर्फ हस्की हैं, बट यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो एज सून हो सकता है कि मैं यहाँ पे भी स्टार्ट करूँ, बट मैं लाइक करता हूँ जीएसटीज में। अब जीएसटी के अंदर पेडिग्री और नॉन पेडिग्री की बात कर लेते हैं। जी जी। यार पेडिग्री और नॉन पेडिग्री ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं शजरा नस्ब, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो 7 नस्लें पता होनी चाहिए हमें, ये एक होता होगा, आपको ही पता है इस चीज़ का। जी जी। तो पेडिग्री और नॉन पेडिग्री डिफरेंस क्या है?
अब कुछ लोग ऐसे हैं कि कई मैंने देखे हैं, कुछ ऐसे एड्स भी लगे होते हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी कि जी इनके मदर फादर दोनों पेडिग्री हैं और जो से ये पप हम सेल कर रहे हैं, ये पपी हम लोग सेल कर रहे हैं, वो नॉन पेडिग्री। अब करते ये लोग ये है कि यार इसको नॉन पेडिग्री रहने देंगे, उसको पेडिग्री करवाते नहीं है। बट वो होता देखा जाए तो यार ब्लड लाइन तो वही है ना। असल में नॉन पेडिग्री एक चीज़ ऐसी है कि वो फिर चलते चलते अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रूफ नहीं है तो नॉन पेडिग्री है फिर आपके। हाँ, असल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ब्लड लाइन ही नहीं पता। किसी बंदे ने कोई नॉन पेडिग्री मेल सेल कर दिया, उनको एक मेल ही चाहिए था, उन्होंने मेल ही रखा, दैट्स इट, बात खत्म। कल को वो एक फीमेल ले आते हैं कहीं से, वो भी नॉन पेडिग्री, को ब्लड लाइन कन्फर्म तो नहीं, इनको भी नहीं पता, जिसने देने वाला उसने भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हाँ, अगर भाई कोई किसी को सेल कर रहा है तो कम से कम उसको इन्फॉर्मेशन दे। अगर वो नॉन पेडिग्री है, अगर पेडिग्री मदर फादर भी है तो भाई क्या है उनकी, किस चीज़ से वो उसको मतलब उसके ब्लड लाइन क्या है यार। अभी अब इसमें पेडिग्री में आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान में जो मोस्टली चल रही हैं पीकेसी पेडिग्री, एफसीआई है, जीएससीसीपी पेडिग्री, ये व्हाटएवर सो जो जितने भी हैं, तो ये इनके लिए एक पेपर मतलब मिसाल के तौर पर उसकी एक पहचान है भाई, एक चिप लग रही है उसको, डॉक्टर उसको पेडिग्री डिक्लेयर कर रहा है। इट मींस कि शॉर्टली अगर व्यूअर्स को बताया जाए कि अगर किसी चीज को रजिस्टर्ड करवा रही है तो पेडिग्रीड है। रजिस्टर्ड भी तब है कि जब ब्लड लाइन आप अगर उसके माँ-बाप रजिस्टर्ड हैं तो वो रजिस्टर्ड हो सकता है। इट मींस कि वो पेडिग्रीड होगा, जिसको अगर हम गाड़ी न्यू लेते हैं तो अगर हम उसका नंबर लगवा लेते हैं तो वो जो है वो रजिस्टर्ड है। लेकिन कुछ तकरीबन लोगों के पास अगर नॉन पेडिग्री भी बहुत अच्छे मैंने चीज़ें देखी हैं, बट उनको नहीं पता, उन्होंने शौक किया कहीं से लिया, उनके माँ बाप पेडिग्री थे बट वो चल रहा है उनका बस नॉन पेडिग्री। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, होना चाहिए नॉन पेडिग्री का ब्लड लाइन आपको नहीं पता होता और ना ही उसका कुछ कोई इन्फॉर्मेशन होगा। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, और सब इसके बाद मुझे बताइएगा कि जो मतलब जैसे मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था क्योंकि मैं अभी न्यू इस कैटेगरी में आया हूँ, तो जिन लोगों ने फीमेल्स रखी हुई हैं, ठीक है, उनको कैसे पता चलेगी ये नियर टू हीट है फीमेल, ये हीट पे आ चुकी है, अगर हीट पे आ चुकी है तो इसको मेट किस दिन करवाना चाहिए? यार नियर टू हीट और या तो ये चीज़ें कई ऐसे ब्रीडर होंगे जो मतलब सर्दियों में तो कम से कम मेरे जैसा बंदा तो आपको पता है कि मेरे पास लॉन्ग कोट है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको सर्दियों में उनसे ब्रीड ले रहा हूँ, ना कि गर्मियों में। क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा इनकी केयर डबल हो जाती है, पपीज़ को संभालना और बहुत थोड़ा सा टफ है। और सर्दियों में कुछ लोग सर्दियों में भी डिफ़िकल्ट है यार ये काम, सर्दियों में भी कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। हाँ, अब ये नियर टू हीट कोई भी अगर लॉन्ग कोट फीमेल है ना, वो अपना कोट शेड करती है पहले तो। ठीक हो गया, पहला साइन ये होता है। पहला साइन ये है कि आपकी फीमेल अपना कोट शेड करेगी। ठीक है। और ये नहीं कि कोई मामूली शेडिंग हो रही हो, मतलब ठीक ठाक कोट शेड हो जाता है फीमेल का। ठीक है। आपको खुद मतलब पता लग रहा होगा जब आप ब्रशिंग कर रहे हो तो वो काफ़ी हद तक उसके जितने भी बाल हैं आपको मतलब पता है वो ब्रश के अंदर ही बहुत ज़्यादा आने लग जाएंगे। आम रूटीन में अगर आप ब्रशिंग करोगे तो उस लेवल पे नहीं आएंगे। तो ये तो एक पहली साइन ये है कि उसके बाद मतलब ये आपकी शेडिंग के बाद आपको पता लग जाएगा। कोई कई फीमेल जो सी है कि 1-1.5 महीना ले लेती हैं और कई जो सी फीमेल है 25 दिन के अंदर ही मतलब हीट पे आ जाती हैं। ठीक है। तो उसका साइन यही है कि यार मतलब ये फर्स्ट साइन यही है तकरीबन। ठीक है। और सेकंड आई थिंक वो जो ब्लड ब्रश, हाँ सेकंड वही आपको पता होगा कि इन ड्रॉप में होते हैं वो रेड कलर, उसका रेड कलर बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद कुछ हाँ ये आपने उस डे से लेके जो है जिस डे से अगर आपको पता लग गया, हाँ अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पे आपको नहीं पता लग सकता, उसका साइन ये है कि जहाँ पे पहले आपको पता है कि ड्रॉप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उसके बाद एक नॉर्मल ड्रॉप हो जाएंगे। और नॉर्मल से भी मतलब ये होगा कि उसका कलर भी जो सा पिंक कलर का होगा। ठीक है, पहले रेड से पिंक पे चले जाएगा। और वो भी कुछ अगर आपको नहीं पता, अगर आपको डे 1 से पता है तो उसका तो एक ट्रीटमेंट भी है। आप ट्रीटमेंट करके उसको फिर मतलब बेस्ट वे है 12 to 13 डे जो होगा 13 दिन बेस्ट है कि आप उसको 2 दफ़ा उसको करवाना चाहिए, नहीं तो एक सिंगल दफ़ा भी बहुत है। लेकिन 13 to 14 मतलब 13वें और 14वें दिन के अंदर मेट करवाना ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट है। उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फीमेल जो है वो आपकी कंसीव कर ले। और अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आज इसे कितने दिन हो चुके हैं तो ये आप जो है उसकी जो ब्लड से है वो आइडिया ले सकते हैं कि जो लाइट सा पिंक हो गया, हैवी पिंक है, ठीक है, तो उस लिहाज से आप जो है ना वो किसी मुशावरत कर लें किसी बंदे से भी। बाद में स्क्रीन के नीचे नंबर लिखे हुए हैं, उसामा भाई का नंबर भी है, मेरा नंबर भी है। तो थोड़ी सी अगर आप मुशावरत करना चाहते हैं हमारे साथ तो
वो भी आप कर सकते हैं। बाय द वे उसामा भाई भी माशाल्लाह काफ़ी ब्रीडिंग कर रहे हैं। इनको पपी शपी कोई चाहिए हो, आपको परचेज़ करना हो तो उसामा भाई से रब्ता कर लें, बेशक मुझसे कर लें, मैं भी ब्रीडिंग वगैरह करता रहता हूँ। और सेकेंडली ये एट द एंड लास्ट क्वेश्चन उसामा भाई से हमने करना है और उनसे पूछेंगे कि उसका क्या सीन है। तो